जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की ये सीरीज जो चल रही है, इसमें हम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल है EDU 105, यानी BA सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए EDU 105 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट, इस पेपर का टाइटल आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकंड है, और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके एग्जामिनेशंस और DDU से रिलेटेड हर जरूरी अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन टाइम पे लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या है। स्टूडेंट्स, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट, इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, तो इसमें कह रहा है साज सज्जा का सामान। तो स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज मत होएगा, यहाँ साज सज्जा का सामान मतलब है इक्विपमेंट जो पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जैसे चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, मतलब प्राथमिक बच्चों के लिए फिगर्स हो गए, तो ये साज सज्जा का सामान है। ठीक है। डर्थ ऑफ मनी यानी धन का अभाव, जो के वजह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में समस्याएं आती हैं। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अभाव, यानी जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना और पूर्व प्राथमिक मतलब बच्चों को पढ़ाना, दोनों अलग अलग कला है। स्टूडेंट, तो ये सारी समस्याएं पूर्व प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और ये सारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको बताना चाहेंगे कि हर ऑप्शन में जहाँ पे उपयुक्त सभी देखिएगा, तो भी आप ऑप्शन को समझ के जाएगा, क्योंकि बार बार उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इस पेपर में तो सही हो रहा है, लेकिन हर पेपर में सही नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और मार्केट के क्वेश्चन बैंक पे आंख बंद करके यकीन मत करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन में की सार्थकता क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सार्थकता क्या है। ठीक है, तो उसका क्या महत्व है, यानी जन साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी शिक्षा को यूनिवर्सल कर देना, सभी के लिए फ्री वो कर देना, जरूरी कर देना, ये क्या है, साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक। आर्थिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है, ये भी ठीक है। प्रजातांत्रिक संस्थानों के प्रभावी क्रियाशीलन हेतु, यानी जो डेमोक्रेटिक है बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके, तो ये सब इसकी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सार्थकता में शामिल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी यस यस से मतलब सर्व शिक्षा अभियान। तो स्टूडेंट, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या कथन सत्य है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन हेतु इसको प्रारंभ किया था, यानी सर्व जो प्राथमिक शिक्षा है इसको सब जगह फैला देने के लिए, लागू करने के लिए इसको सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था, ये भी ठीक है। अगला कर सभी के लिए शिक्षा के रूप में जाना जाता है, यानी सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा के रूप में जानते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। पढ़े भारत बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है, यानी पढ़े भारत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये सब शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ सही है, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो ये कथन किसने कहा, सेकेंडरी एजुकेशन में माना कि ये हमारे लिए वीकेस्ट सबसे मतलब वीकेस्ट मशीनरी है। ठीक है, सबसे तो ये किसने माना, तो स्टूडेंट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने इस पे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 यानी यूनिवर्सिटी कमीशन 1948, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को किसका आधार कहा जा सकता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो किसका आधार है, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो शिक्षा का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, दोनों का आधार है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों का आधार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के बारे में किसने कहा था कि लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का निकृष्टम तत्व स्वीकार किया गया। ठीक है, तो दोषपूर्ण प्रणाली के बारे में किसने कहा कि लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा जो है भारतीय शिक्षा का निकृष्टम तत्व स्वीकार, यानी परीक्षा एकदम अच्छी चीज़ नहीं है, ये भारतीय शिक्षा के लिए निकृष्ट चीज़ है, तो इसमें से ये किसने कहा। तो स्टूडेंट, जो परीक्षा को दोषपूर्ण प्रणाली और भारत का निकृष्टम तत्व यानी जो वर्स्ट फीचर माना, मतलब शिक्षा मतलब जो आपके एग्जामिनेशन को वर्स्ट फीचर माना था, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। स्टूडेंट, आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने माना था। किसने माना था, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको
माना था, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव किसने दिया? मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, ए बी दोनों ने। तो माध्यमिक शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव, तो स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन दोनों ने व्यावसायिक शिक्षा की बात की है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हर बार उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों सही नहीं होंगे, इस पे एग्जाम में इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षिक संरचना यानी एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है? तो स्टूडेंट नई शिक्षा नीति का एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जिसको शैक्षिक संरचना आप कहते हो, ये 5-3+3+4 है, जिसमें 5 साल में 3 साल बालवाड़ी के, मतलब जिसको आप बालवाड़ी कहते हो, जिसको आंगनवाड़ी कहते हो 3 साल तक, जिसमें आपका LKG UKG और 1 और 2 समाहित है। तो 3 साल आंगनवाड़ी के, 1 और 2, और फिर जो 3 है उसमें 3+3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। फिर दूसरा 3 में क्लास 6, 7, 8 आएगा, और फिर 4 में 9 से लेकर 12 तक की संरचना को रखा गया है। नई शिक्षा नीति के जनक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट अगर आपने हमारा EDU पे और सारे वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। स्टूडेंट आप EDU 104 और 105 के वीडियो, साथ ही साथ 203 के वीडियोस भी हमारे देख के देगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में हो सकता है रिपीट आए। तो आपसे कहना चाहूँगा कि EDU 104 और 105 का महामैराथन भी देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में छात्र असंतोष का क्या कारण है? अब भारत में छात्र असंतोष का कारण क्या है? तो ठीक है स्टूडेंट, तो छात्र क्यों मतलब असंतोषित रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते? तो दूषित शिक्षा प्रणाली एंड डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, मतलब शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां रह जाना, उद्देश्य विहीन जीवन और अनिश्चित भविष्य, ये भी ठीक है, वित्तीय कठिनाइयां एंड पैसे की दिक्कत, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ये सब जो है इसमें भारत में शिक्षा की समस्याएं हैं, ठीक है। छात्र असंतोष को कैसे रोका जा सकता है? कैसे छात्र के असंतोष को खत्म करेंगे हम? शिक्षक और छात्रों के बीच उचित संप्रेषण यानी अच्छी बातचीत, शिक्षक जो है वो छात्रों की परेशानियों को समझने की कोशिश करे और उनकी क्या परेशानी पढ़ाई में आ रही है उसको दूर करे। छात्रों के बीच अविभेदीकरण यानी सब बच्चों को एक समान करे, समझे, एक समान ट्रीट करे। तो बिल्कुल ये दोनों से जरूर छात्र असंतोष क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सी वाला राइट रहेगा। NSQF किस पे बल देता है? तो स्टूडेंट जो NSQF है वो आपके टेक्निकल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस और स्किल गाइडेंस तीनों पे, जिसको आप तकनीकी मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल मार्गदर्शन, स्किल डेवलपमेंट कहते हो, तो तीनों पे बल देता है NSQF, ठीक है। जिस NSQF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। स्टूडेंट NSQF को का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवरोधन का क्या कारण है? ठीक है, अवरोधन का क्या कारण है, ठीक है। तो इस मतलब स्टूडेंट स्टैग्नेशन का क्या कारण है? तो अवरोध जो ये शिक्षा में अवरोधन की बात कर रहा है, इकोनॉमी में नहीं बात कर रहा है। तो इसका क्या है स्टूडेंट? स्टैग्नेशन क्या होता है कि किसी कारणवश बच्चा एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक समय व्यतीत करता है, तो उसको हम स्टैग्नेशन यानी शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। तो इसका क्या कारण है? भारी भरकम अरुचिपूर्ण पाठचर्या, बिल्कुल ठीक, अनियमित उपस्थिति यानी वो बच्चा रेगुलर नहीं आएगा, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा, सामाजिक बुराइयां, ये सभी, तो ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें से ये जो सही है, क्योंकि हमारा ए और बी तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इसलिए हम सी को भी इसमें मान ले रहे हैं और ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, SDG का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना। तो इसमें गोल चौथा किसके से संबंधित है? SDG में लक्ष्य जो चौथा है वो किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट पहले आपको बता दे रहा हूँ, SDG के सारे लक्ष्यों को आप देख के जाइएगा। इसमें जो चौथा लक्ष्य है, चौथा, इसका सारे लक्ष्य आप देख लीजिएगा। इसमें चौथा लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। जो पहला है वो नो पॉवर्टी की बात करता है, ये पहला लक्ष्य हो जाता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई है। देखते हैं ना आप स्कूल पे प्राथमिक विद्यालयों पे पेंसिल बना होता है, उस पर बच्चा बैठा होता है और एक तरफ बालिका बैठी होती है और लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक रूप है, यानी ई लर्निंग क्या है इसमें से? तो वेब आधारित लर्निंग, आभासी कक्षाएं यानी वर्चुअल क्लासेस, कंप्यूटर आधारित अधिगम यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और सभी। तो स्टूडेंट ये सभी ई लर्निंग के प्रकार है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट बता दिया कि अवरोधन वही होता है कि किसी कारणवश बालक 1 वर्ष से ज़्यादा एक ही कक्षा में पढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। तो क्यों अवरोधन होगा? या तो बच्चा फेल हो जाएगा, या बच्चे ने उस कक्षा में अच्छा नहीं किया, या उसको उस कक्षा का उस क्लास की जानकारी नहीं है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अवरोधन करते हैं। तो ए बी दोनों सही रहेगा, तो हमारा राइट आंसर स्टूडेंट बन जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो अब बोथ ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के लिए क्या उपाय है? स्टूडेंट कह रहा है पाठ्यचर्या में सुधार, ये ठीक है। तो अपव्यय एवं अवरोधन के दूर करने के उपाय की बात हम करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें है पाठ्यचर्या में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, बाल विवाह पे रोक और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली के कौन से परिवर्तनकारी सुधार किया गया है? तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है, नई शिक्षा नीति, स्टूडेंट 3 शिक्षा नीति भारत में आ गई है। 1968 में पहली आई, 1986 में दूसरी आई और 2020 में के कस्तूरी रंगन के निर्देशिता में तीसरी आई है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली में कौन सा परिवर्तनकारी सुधार किया गया है? तो पूर्व प्राथमिक स्कूल में 12वीं तक कक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, ठीक है, मतलब सब बच्चे 12th तक पढ़ने जाएँ, ये भी सही है। पूर्व बालावस्था की देखभाल और शिक्षा, ये भी ठीक है। तीसरा, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए राष्ट्रीय अभियान। तो स्टूडेंट ये सब सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्टूडेंट नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषता की बात करते हैं, तो कह रहा है बहुविषयक शिक्षा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कई विषयों की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये तय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि बच्चा कहीं का भी हो, वो 1 से 8वीं 10वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करेगा। बिल्कुल ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सब यानी और बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, NSQF का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट मैंने इसको पहले ही आपको बताया कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये आपका आप NSQF का फुल फॉर्म हो जाता है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। अंग्रेजी में स्टूडेंट इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया नोन है, यानी भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या किससे जाना जाता है? तो किंडर गार्डन, नर्सरी, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, डे केयर सेंटर, इन सब नामों से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में छात्र असंतोष के दुष्परिणाम क्या है? यानी छात्र संतुष्ट नहीं रहेगा, असंतोषित रहेगा, तो क्या रहेगा? तो शैक्षिक कार्यों में व्यवधान करेगा, बिल्कुल, हड़ताल पे होगा, मतलब बच्चा संतुष्ट, छात्र अगर उच्च शिक्षा में मान लीजिए असंतुष्ट रहेंगे तो वो धरने पे बैठेंगे, दुर्व्यवहार होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे कि अगर छात्र असंतुष्ट होंगे तो ये सब हो सकता है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के लिए शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कहा? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के शारीरिक यानी फिजिकल, इमोशनल और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण किसने माना? तो स्टूडेंट कोठारी कमीशन ने इसको महत्वपूर्ण माना था, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा तक पहुंचने में क्या समस्या है? तो मतलब भारत में उच्च शिक्षा छात्र क्यों नहीं ले पाते हैं? तो स्टूडेंट गरीबी, ठीक है, महंगी ट्यूशन फीस, ये भी ठीक है, समावेशी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा यानी इंक्लूसिव, तो समावेशी स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा, तो ठीक है, ये साला इसमें उच्च शिक्षा में पहुंचने में बच्चों को बाधा है। तो ठीक है स्टूडेंट, गरीबी, महंगी ट्यूशन फीस और एक्सक्लूसिव एंट्रेंस एग्जाम की वजह से सभी बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगला प्रश्न, सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता क्या है? तो स्टूडेंट सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता की बात करें, प्रत्येक बच्चे को शैक्षणिक अवसरों की समानता एवं सफलता प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा, सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता दोनों से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामान्य विद्यालय प्रणाली किसने शुरू की? तो स्टूडेंट भारत में सामान्य विद्यालय प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोठारी कमीशन ने शुरू की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोठारी एजुकेशन कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू किया था। ICDS का फुल फॉर्म, तो
स्टूडेंट ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अंग्रेजी में बार बार कर रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो एकीकृत बाल विकास योजना को ICDS कहते हैं। सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं? तो स्टूडेंट दो, SDG और MDG, दो तरह के गोल होते हैं, यानी लक्ष्य भारत में निर्धारित। MDG पूरा हो चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 हैं। कितने लक्ष्य? स्टूडेंट ये लक्ष्य को देख के जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, प्रतिभा पलायन क्या है, यानी ब्रेन ड्रेन क्या है? प्रतिभा पलायन क्या है? तो प्रतिभा माइग्रेशन ऑफ टैलेंट, वॉशिंग ऑफ ब्रेन, बोथ A एंड B। तो प्रतिभा पलायन में क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिभावान व्यक्ति या बालक या शिक्षार्थी जब क्या कहते हैं उचित अवसर अपने देश में नहीं पाता है तो वो पलायन करके कहीं और चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिभा पुनर्स्थापन। ठीक है, उसी को ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं। ये मस्तिष्क की सफाई से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, सरकार इसीलिए बताया स्टूडेंट कि A B यहाँ पे दोनों सही नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रतिभा पलायन मतलब प्रतिभा का पलायन हो जाना, उसको उचित मतलब उसके लिए उचित व्यवस्था न होने पे। जैसे क्या होता है स्टूडेंट कि भारत में आपने उच्च शिक्षा ले ली है तो आपको भारत से अच्छा पैसा या सम्मान विदेशों में मिलता है, तो लोग विदेश चले जाते हैं, भारत की सेवा न करके विदेशी सेवा करते हैं। तो ये इसी को प्रतिभा पलायन कहा जाता है कि टैलेंटेड व्यक्तियों की कद्र न हो पाना, चाहे वो पलायन से हो चाहे जैसे भी हो। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई योजना। तो स्टूडेंट ये पहले की योजना है, इस समय ये योजना नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और इंदिरा आवास योजना। ठीक है, तो इंदिरा यहाँ इंडिया लिख दिया है, यहाँ गलत ही छप गया स्टूडेंट। तो ये दोनों योजना पहले चलती थी और इन दोनों का गरीबी उन्मूलन के लिए ही चलाया जाता था। ठीक है, तो C वाला सही रहेगा। अब योजनाओं का नाम बदल गया है। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्या है, यानी जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्या है? उद्देश्यहीनता, छात्र अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सब समय, उद्देश्यहीनता मतलब सही से काम नहीं कर पाना, छात्र अनुशासनहीनता भी है और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसमें जिम्मेदार है। तो ये सब ऑल ऑफ एबव इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया। स्टूडेंट बताया है आपको 3 शिक्षा नीति भारत में आ गई हैं, 1968, 1986 और 2020 2020। तो किस पे बल दिया? नवोदय विद्यालय खोलने पे बल दिया, शिक्षा के का व्यवसायीकरण यानी व्यवसायीकरण पे, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण पे, तीसरा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पे। तो स्टूडेंट ये सब सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा D रहेगा, उपयुक्त सभी पे जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 की उसने बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को हटाकर जन शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया? तो स्टूडेंट ठीक है, तो किस निस्पंदन सिद्धांत को यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को हटाकर मास एजुकेशन को प्रमोट किया गया? तो ये किस में किया गया? जो मैकाले आया था उसने निस्पंदन का सिद्धांत दिया था और वो डाउनवर्ड था, यानी वो बस अंग्रेजों को यानी और उच्च भारतीयों को ही शिक्षित करना चाहता था, बाकी लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहता था। तो हंटर कमीशन ने इसको प्रोत्साहित किया था, ऑप्शन A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके 104 में भी पूछा था, जो इस बार पिछले बार पेपर हुआ था और आपके और पेपर में भी पूछा था, इसीलिए स्टूडेंट कह रहा हूँ 104 का एजुकेशन का पेपर भी आप देख के जाएंगे तो आपकी तैयारी इसमें डबल हो जाएगी। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच के अंदर ही भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में गरीबी का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, कम कृषि उत्पादकता। तो जनसंख्या विस्फोट इसका कारण है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना, इसलिए गरीबी बढ़ रही है। कम कृषि उत्पादकता, अकुशल संसाधन उपयोग, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सब इसके कारण भारत में गरीबी के, इसीलिए भारत इस समय क्या हो गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। भारत को भी अपनी जनसंख्या क्या करनी पड़ेगी, नियंत्रित करनी पड़ेगी। चाइना ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करके अपने आप को दूसरे नंबर पर ला लिया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डिजिटल साक्षरता और तकनीकी मुद्दा ऑनलाइन शिक्षा के लिए चैलेंजेस है। छात्रों में प्रेरणा का अभाव, ये भी ठीक है। अनुशासन की कमी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल, यानी ऑनलाइन कक्षा में बच्चे अनुशासन में नहीं जाते हैं, तकनीकी ज्ञान नहीं होना और प्रेरणा का अभाव, तीनों इसका कारण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक वो किया नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो करेंगे और वीडियो को स्टूडेंट आप जरूर शेयर करिएगा, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत बाल ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पुष्ट आहार को सुधारना, ये भी ठीक है। बच्चों को शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास हेतु प्रोग्राम करना, ये भी ठीक है। तीसरा, बच्चों में मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण एवं स्कूल से ड्रॉप आउट को कम करना, ये भी सही है।
तो यानी बच्चों को ड्रॉप आउट यानी बाहर मतलब उनको वो अपना परीक्षा छोड़ के ना जाए, इसको कम करना, मृत्यु दर को कम करना, ये सब है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए ये सब जरूरी है। तो स्टूडेंट एकीकृत बाल योजना का ये सब लक्ष्य हो जाता है और इसको 1975 में लागू किया गया था, 1975 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, ECCE क्या है? तो स्टूडेंट ECCE का को बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट अगला प्रश्न है, कौन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का आयाम है? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का आयाम, ठीक है, तो कह रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो बिल्कुल ये मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी पावर्टी इंडेक्स का मतलब मापदंड क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। बिल्कुल ये सब इसके मापदंड है, इसी पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी यानी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स का तय किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। और अंतिम प्रश्न जो पूछा था वो कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस पे बल देती है? तो स्टूडेंट ये परीक्षा के लिए अधिगम, रटने पर बल, संप्रत्ययात्मक समझ, तो ये इन तीनों, और ये डी कह रहा है अभ्यास। तो ठीक है, तो 2020 रटने के लिए बल नहीं देती है, परीक्षा पे ज़्यादा जोर नहीं देती है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कहते हो संप्रत्यात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पे जोर नई शिक्षा नीति आपकी 2020 देती है। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।